हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन हब। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा माइक्रोबायोलॉजी का, वो रहेगा जर्म थियरी ऑफ माइक्रोब्स। देखिए, ये जो पोर्शन जो चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग के, इसमें बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप ही पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली जो बात कर रहे हैं वो साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उन्होंने डिस्कवरी की थी उसकी बात कर रहे हैं, और उनके ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेन उनके कुछ अगर लो हैं तो उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पोर्शन है ना, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हो सके तो आप इनको ना एज इट इज़ नोट करते जाइए एकदम, मतलब पॉइंट वाइज, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें याद करने की है, तो आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ऐसे सुनते हुए जाना है, लिखते हुए जाना है। बाकी जो बीच में जो अगर कोई ऐसी कंसेप्ट हैं तो आपको ऐसे ही क्लियर होंगे, बाकी आपको ध्यान इसमें याद ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, हम जर्म थियरी की आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो वॉन प्लेंसिस है, इन्होंने 1762 में, अच्छा यहाँ से याद रखते जाइए कैसे अपन ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए जो हिस्ट्री से अभी करंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे कैसे कौन सी चीज़ आई है वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। दिमाग में बैठा लीजिए ये सीरीज पूरी। ठीक है, तो जो वॉन प्लेंसिस है इन्होंने बताया था कि जो लिविंग एजेंट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, ये डिसीज करते हैं। तो पहली चीज़ कब बताई थी? 1762 में ये बता दी थी कि लिविंग एजेंट्स है वो डिसीज कॉज करते हैं, और अलग अलग जर्म्स रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग डिसीजेस के लिए। ठीक है, ये बताया था 1836 में। इतना क्लियर है। अब जो बस्सी है, इन्होंने बोला था कि जो फंगस है, फंगस वॉज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डिसीज इन सिल्क वॉर्म। इन्होंने बोला था कि सिल्क वॉर्म में फंगस की वजह से डिसीज होती है। ठीक है, अब 1845 पे हम आ जाते हैं। तो बर्कली ने प्रूव किया था, है ना, हैड प्रूव दैट पोटैटो ब्लाइट ऑफ आयरलैंड वाज कोज्ड बाय फंगस। इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो पोटैटो ब्लाइट आया था आयरलैंड में, वो फंगस की वजह से कोज हुआ था। तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं कि पोटैटो ब्लाइट ऑफ आयरलैंड जो क्या फंगस में, वो किसने किसने बताया था, किसने प्रूव किया था। तो इसको ऐसे आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, अब जो आपके जे कॉनलिन है, इन्होंने बोला था कि बहुत सारी स्किन डिसीजेस है मेंस की जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। पास्चर का जो वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिल्क वॉर्म की डिसीज पे काम किया था, और इन्होंने आइसोलेट किया था। ध्यान रखें, आइसोलेट मतलब निकाला था उसमें से किसको? पैरासाइट्स कोजिंग डिसीज, जो डिसीज कोज करता था उसको। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पास्चर ने उसको आइसोलेट किया था। और जो पेब्रिन डिसीज है, एक पेब्रिन डिसीज होती है जो प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया से। अब देखिए जर्म थियरी ऑफ डिसीज हम पढ़ते हैं, तो रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करते हैं ना, रॉबर्ट कोच के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इन्होंने 1876 में कंक्लूड किया था कि जर्म थियरी ऑफ डिसीज, ठीक है, जर्म थियरी ऑफ डिसीज बाय वर्किंग ऑन एंथ्रेक्स डिसीज ऑफ एनिमल। तो इन्होंने दी थी जर्म थियरी, कब कब दी थी? ये शिप पे काम कर रहे थे, तो शिप में एंथ्रेक्स डिसीज इन्होंने देखी थी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रॉबर्ट कोच ने शिप पे वर्क करते टाइम एंथ्रेक्स डिसीज देखी थी, ये याद रख ली, और इन्होंने जर्म थियरी दी थी यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है, हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोच पोस्टुलेट्स। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने फिर पोस्टुलेट्स दिए थे। तो अगेन यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? आपसे सीधा सीरीज पूछ लेते हैं, 1 2 3 कोच पोस्टुलेट के जो पॉइंट्स है वो पूछ लेते हैं एज इट इज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, ये गाइडलाइन बन गया। ठीक है, कोच पोस्टुलेट एक गाइडलाइन बन गया कि आप कोई से भी पॉजिटिव एजेंट को कैसे देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज के। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे किया था। ही डिस्कवर्ड द टिपिकल बेसिलाई, ये आपका बैक्टीरिया है, विद स्क्वेरिश एंड इन द ब्लड ऑफ कैटल दैट हैड डाइड ड्यू टू द एंथ्रेक्स। देखिए, अब एंथ्रेक्स की वजह से ये जो कैटल है ये मर गया था आपका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, उसमें बेसिलाई ढूंढा था, बैक्टीरिया मतलब उसमें से इनको मिला था। अब इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को, ही ग्रू दिस बैक्टीरिया इन कल्चर, फिर उन्होंने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो किया लेबोरेटरी में, और माइक्रोस्कोपिकली देखा उनको, तो देखा कि उसमें एक तरीके का जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, देन इन्फेक्ट देम इनटू अदर एनिमल। तो इन्होंने जो हेल्दी एनिमल था ना उसमें उसको इंजेक्ट किया, और देखा कि क्या उसमें वो बीमारी आती है। तो हाँ, इन्होंने पाया कि उसमें वो बीमारी आती है, और वो क्लिनिकल जितने भी सिम्टम्स थे एंथ्रेक्स के, वो जो आपका क्या बोलते हैं, जो हेल्दी कैटल थी उसमें भी आ गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी इसका मैंने पूरा चार्ट बना के रखा है, इसके बाद मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने वो जो हेल्थ जो एनिमल इन्फेक्ट हुआ था ना उसमें से आइसोलेट किया माइक्रोब्स, और देखा कि हाँ भैया ये जो एंथ्रेक्स से जो मरा था उसके जैसे ही हैं ये माइक्रोब्स। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल ही आइसोलेट माइक्रोब्स लाइक दोस ही हैड ओरिजिनली सीन दैट डाइड ऑफ द एंथ्रेक्स। तो अब इसमें क्या हुआ बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ पूरा स्टार्ट में। ठीक है,
अब ये देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बैक्टीरिया एक डिसीज कॉज कर रहा था, जो पहली बार। तो अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार बैक्टीरियल डिसीज कौन सी देखी गई थी, तो आप बोल सकते हो कि एंथ्रेक्स देखा गया था, ठीक है, केटल में। अब देखिए, कोच पोस्टुलेट सीधा सीधा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिसीज, मतलब जब जब डिसीज होती है तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए आपका, पहली चीज, फिर पहला पॉइंट। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज होस्ट। अब वो डिसीज जो होस्ट मतलब जिसमें वो डिसीज हुई है, उसको होस्ट बोलते हैं, तो उसको हम आइसोलेट करेंगे, मतलब उसमें से निकालेंगे, और उनको हम प्योर कल्चर में, कल्चर मतलब हम उसको लैब के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है, उस ऑर्गेनिजम्स को। फिर द स्पेसिफिक डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस व्हेन ए प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोक्यूलेटेड इन ए हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट। अब उसको जब हम एक हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट, ससेप्टिबल मतलब जिस पे अब जिस होस्ट पे हम डालेंगे उसमें वो डिसीज आनी चाहिए, डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस, उसमें रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, अगर हम प्योर कल्चर से लेके हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट पर डाल रहे हैं उस चीज़ को। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवरेबल वंस अगेन, फिर जो ये ससेप्टिबल होस्ट है इसमें से वापस से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मिलना चाहिए, ठीक है। चार चीज़ क्लियर। पहला तो कि डिसीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, फिर उसको हम दूसरे में निकालेंगे, फिर हम उसको एक हेल्दी में डालेंगे, और फिर उसमें से वापस वो निकलना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी थियरी में भी आएगा तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है पोस्टुलेट, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ प्योर कल्चर मेथड्स। तो जो ब्रीफिल्ड, साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इन सब पे से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ब्रीफिल्ड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ आइसोलेटिंग सिंगल सेल ऑफ फंगस एंड देयर कल्टीवेशन ऑफ सॉलिड मीडिया, ठीक है, क्लियर है। ब्रीफिल्ड ने आइसोलेट किया था सिंगल सेल ऑफ फंगस सॉलिड मीडिया के ऊपर, इतना याद रखना सबसे पहले, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद है, फंगस के ऊपर ब्रीफिल्ड ने काम किया था। ओब्टेन बाय एडिंग जिलेटिन टू लिक्विड मीडियम, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जिलेटिन ऐड किया था लिक्विड मीडियम के ऊपर, ठीक है। अब ये नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया। अब देखिए, कोई सी चीज़ अगर चलती आ रही है ना, तो फिर उसका जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करने के लिए अगला साइंटिस्ट आता है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑब्टेन बाय जोसेफ लिसर, ठीक है, लाइसर। तो ब्रीफिल्ड ने फंगस पे काम किया था, बैक्टीरिया पे इसका काम चला नहीं था, तो लाइसर, जोसेफ लाइसर आया था, इन्होंने पहले बैक्टीरिया को प्योर कल्चर किया था, ठीक है। 1864 में जोसेफ लाइसर डेवलप एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी भी इन्होंने की थी, ध्यान रखना, बैक्टीरिया पे काम किया था, तो एंटीसेप्टिक मेथड भी इन्होंने दी थी। अब देखिए, ये मैं कुछ बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, कि क्या कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था, फिर उसमें क्या दिक्कत आई थी, फिर नेक्स्ट उसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ ये ड्रॉबैक्स लिख दिए हैं, और यहाँ पे उनके बाद में जो चेंज किए वो लिख दिए है ना। तो देखिए, कोच डेवलप प्योर कल्चर टेक्निक फॉर बैक्टीरिया। अब ही डेवलप, इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड फॉर दिस पर्पस, इन्होंने ये मेथड यूज करी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पोटैटोस को यूज किया था। तो स्टेराइल कट सरफेसेस ऑफ पोटैटोस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका सरफेस होता था मॉइस्ट, में पढ़ देता हूँ एक बार, मॉइस्ट सरफेस अलाउड मोटाइल बैक्टीरिया टू स्प्रेड, सबस्ट्रेट वाज ओपेक एंड एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज इज डिफिकल्ट। और इसमें क्या था, देखिए, जो पोटैटो का जो ये था ना, वो पोटैटो का ये ओपेक था, आर पार दिखता था, तो इसमें बड़ी मुश्किल आती थी उसके कल्चर को देखने में, ठीक है। और मॉइस्ट सरफेस था उसका। अब देखिए, क्या दूसरी चीज क्या थी इसमें, जब हम आगे बढ़े, ये प्रॉब्लम आई तो हम आगे बढ़े, हमने क्या किया कि लिक्विड मीडियम यूज किया। अब लिक्विड मीडियम को हमने क्या किया, सोलिडिफाइड किया। तो इसमें क्या मिलाया हमने, जिलेटिन मिलाया, ठीक है। यहाँ तक क्या था, यहाँ पे हमने पोटैटो को यूज किया था, अब हमने लिक्विड मीडियम में जिलेटिन को मिलाना चालू किया। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, चेंज फ्रॉम द जेल टू लिक्विड। अब ये जेल में होता था, लेकिन ये लिक्विड में चेंज हो जाता था 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 280 नहीं, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जबकि जो बैक्टीरिया है वो 30 to 37 डिग्री पे ग्रो करते हैं मैक्सिमम, तो ये बड़ी वापस प्रॉब्लम थी। फिर क्या किया, फिर आगे बढ़े तो हैसी ने क्या किया, जिलेटिन को रिप्लेस किया अगार से, ठीक है। ये रेड अलगे से मिलता है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखना आपको, अगार से रिप्लेस किया। और अगार मेल्ट एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सोलिडिफाइड एट 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया था, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, इतना हमको चलना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे बेजिनिक एंड विनोग्रेड्स की, देखो इन्होंने क्या किया था, दे डेवलप द टेक्निक ऑफ एनरिचमेंट कल्चर। इन्होंने ना एक कल्चर डेवलप किया, ठीक है। कल्चर मतलब वही आपके जो लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, किसी भी कॉलोनी को ग्रो करने के लिए, उसको हम कल्चर बोलते हैं। तो बाय मॉडिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, जो हमारा मीडियम था उसके जो कंपोजिशन थे उनको मॉडिफाइड करने पे और इंक्यूबेशन कंडीशन, इट इज़ पॉसिबल टू आइसोलेट ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म
तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, मान लो ये वाला बैक्टीरिया, तो उसको हम आइसोलेट कर पाएंगे मिक्स पॉपुलेशन से, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मिक्स पॉपुलेशन है और हमको चाहिए कि इसमें से ये सिंगल वाला बैक्टीरिया निकले, तो हम उसकी कंडीशन को हमारे हिसाब से फेवरेबल कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे कंपोजिशन को उसकी, तो आप उनको इंक्यूबेट कर पाओगे किसको, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को मिक्स्ड में से, ठीक है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए थे आपके फ्रांकोइस अपार्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही फाउंड दैट हाईली पेरिशेबल फूड स्टफ्स कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन्होंने बोला कि जो पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं फूड स्टफ्स, उनको आप लंबे समय के लिए रख सकते हो बाय इनक्लोजिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर। उनको क्या, हवा जिसमें हवा ना जाए ऐसे एयर टाइट कंटेनर में उसको डालो एंड हीटिंग द कंटेनर, और फिर कंटेनर को हीट कर दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपर्टाइजेशन, ठीक है, अपर्टाइजेशन या फिर, और यही प्रिंसिपल है आपका फूड कैनिंग का, ठीक है। इतना क्लियर है, तो ये आप याद रखिए, अपर्ट से अपर्टाइजेशन आया था, मतलब क्या है कि पेरिशेबल फूड स्टॉक को आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। कल के लेक्चर में बात करेंगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का आपका ऐसा है कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके काम, इन्होंने क्या किया था, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेके। हिस्ट्री अगर आपको याद रहेगी कैसे 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 आते रहे थे ऑर्गेनिजम्स, कैसे हमने उसको डील किया था, कैसे हम आगे बढ़े थे, तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे आगे बढ़ते हुए तो आपको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा सब्जेक्ट, पहली बात, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा और चीज़ें आपको याद आती जाएगी और आती रहेगी। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।